नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चीन एक तरफ भारत के साथ शांति वार्ता का दिखावा करता है तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में हथियार और सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा है। इसका खुलासा चीन से आई नई तस्वीरों से हुआ है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर चली आ रही तनातनी के बीच चीन ने हजारों सैनिकों, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के पास पहुंचा दिया। इन सैनिकों को बसों, ट्रेन और विमानों से भारत से लगे चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में तैनात किया गया। ये सब काम कुछ ही घंटों में किया गया ताकि चीन ये दिखा सके कि वो बेहद कम समय में अपनी सेना तैनात करने में माहिर है। सीमा पर ताकत बढ़ा रहा है चीन। दरअसल चीन ने अपने हजारों पैराट्रूपर्स को चीन के मध्य प्रांत हुबई से भारत की सीमा की तरफ पहुंचा दिया है। चीन भारत से लगी सीमाओं पर अपनी सेना की ताकत को लगाकर बढ़ा रहा है। चीन ने सीमाओं पर अपने जवानों को पहुंचाने के लिए नागरिक परिवहन सेवाओं का उपयोग किया है। चीन ने निजी बसों, निजी कंपनियों के विमानों और ट्रेन से जवानों को सीमा तक पहुंचाया है। इन जवानों में पीएलए एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स की टुकड़ियां भी शामिल हैं। इन जवानों की चीन ने करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी करवाई है। सीमा पर पहुंचाए भारी मात्रा में हथियार। वहीं अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों के अलावा चीन ने ट्रेनों के जरिए बड़े बड़े टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां भी सीमा के पास पहुंचा दी है। इसके अलावा छोटे हथियारों, जवानों को विमानों से भी भारतीय सीमा के नजदीक पहुंचा दिया। जवानों और हथियारों को भारतीय सीमा तक पहुंचाने का काम चीन की सेना के मेजर कर्नल मावो ली देख रहे थे। उन्होंने चीन की सरकारी मीडिया कंपनी चाइना सेंट्रल टेलीविजन को बताया कि हम ये देखना चाहते थे कि कितने कम समय में हम चीन के मध्य प्रांत से भारत की सीमा तक जवान, हथियार और रसद पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम इस काम को तय समय में पूरा करने में सफल रहे, ये हमारे लिए बड़ी बात है। सही समय पर सेना पहुंचाने का दावा। वहीं ग्लोबल टाइम्स अखबार से चीन की सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर यह बताया कि चीन ऊंचाई वाले स्थानों पर अपनी सेना को पहुंचाने की प्रैक्टिस कर रहा है। चीन के पास इतनी ताकत और ये क्षमता है कि वो अपने देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी अपने जवानों को सही समय पर पहुंचा सकता है। ये चाहे बुरी परिस्थितियों वाली जगह हो, ऊंचाई वाली जगह हो या कितनी भी खतरनाक जगह हो। पूर्व चीनी वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीन सिर्फ पैराट्रूपर्स ही नहीं, अपने फाइटर जेट्स, सेना और टैंक्स आदि को भी विषम परिस्थितियों वाले स्थानों पर पहुंचा सकता है। साथ ही उन्हें एक साथ लयबद्ध तरीके से हमला करने का आदेश भी दे सकता है। अभी दोनों देशों में बातचीत जारी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सीमा के पास चीन की 76वीं ग्रुप आर्मी के टैंक्स तैनात किए गए हैं। ये टैंक्स पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड के हैं। ये लंबे रेंज तक यात्रा कर सकते हैं और साथ ही लंबी दूरी तक गोला मार सकते हैं। इस समय भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। कई बार दोनों के जवान अलग अलग स्थानों पर भिड़ चुके हैं, हाथापाई तक कर चुके हैं। ऐसे में चीन की ओर से की गई ये कार्रवाई उकसाने वाली है। हालांकि भारत और चीन की सीमाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने बातचीत करके शनिवार को मामले को सुलझाने का प्रयास किया, जो अभी तक बेहद सकारात्मक रहा।
चीन ने भी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो बेवजह उकसावे की कार्रवाई न करें, साथ ही सीमा पर शांति स्थापित रखे। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन और भारत की सीमा विवाद को लेकर लगातार मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी। ये बताया जाएगा कि स्थिति नियंत्रण में है। गौरतलब है कि भारत और चीन में दोनों तरफ से कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है ताकि सीमा विवाद ज्यादा न बढ़ सके। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। लद्दाख बॉर्डर पर भारत चीन के बीच तनाव के साथ ही बातचीत भी जारी है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से LAC पर चीन के हेलीकॉप्टरों को गश्त करते हुए देखा गया है, जिसके बाद चीन की मंशा एक बार फिर से जाहिर हो गई है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। भारत और चीन के बीच लद्दाख इलाके में अभी भी तनाव जारी है और इसको बातचीत से हल करने की कोशिश हो रही है। 6 जून को हुई बैठक में अभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन इस बीच चीन ने एक बार फिर से बॉर्डर पर हलचलों को बढ़ा दिया। जानकारी है कि चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के आसपास भारत से जुड़े बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर की हलचल तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लद्दाख के पास इकट्ठा हुए चीनी सैनिकों की मदद करने में किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 8-10 दिन से बॉर्डर पर दोनों देशों की ओर से हलचल बढ़ी है। ऐसे में चीन लगातार अपनी ताकत को उस और मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन बढ़ा रहा है लगातार पावर। दरअसल इन दिनों चीन की ओर से हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल पेट्रोलिंग, सामान की सप्लाई करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब वो भारत के बॉर्डर से बिल्कुल सटकर इन्हें उड़ा रहा है। इसके अलावा चीन सेना PLA के लड़ाकू एयरक्राफ्ट भी ईस्टर्न लद्दाख के पास LAC पर उड़ान भरते हुए नजर आए। सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 चीनी लड़ाकू विमानों को होतान के गलगुनसा बेस के पास तैनात किया गया, जो ईस्टर्न लद्दाख के पास के इलाके में है। इतना ही नहीं, चीनी विमान ईस्टर्न लद्दाख के 30 किलोमीटर अंदर तक उड़ान भरते हुए देखे जा सके हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भारतीय सीमा के 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों देशों में अभी भी बातचीत जारी। आपको बता दें कि अभी 6 जून को भारत और चीन के बीच इस विवाद को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रह सकता है। चीन ने बीते दिनों लद्दाख की ओर से बढ़त बना ली है, जबकि भारत उसे कह रहा है कि वह अप्रैल जैसी स्थिति पर वापस जाए। हालांकि इन सब के बीच चीन के हुतान और गलकुंसा बेस पर भारत भी नजर बनाए हुए है और चीन की हर हलचल का हिसाब ले रहा है। मई की शुरुआत से तनाव की स्थिति। गौरतलब है कि मई की शुरुआत के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है, लेकिन बीते दिनों जब चीन ने बॉर्डर पर फाइटर प्लेन को तैनात किया तो हालात और भी गर्मा गए और 2017 में डोकलाम के वक्त पैदा हुई स्थिति से आगे जाते नजर आ रहे थे। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
एक तरफ एलएसी पर तनाव है तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सेना ने 24 घंटे में 9 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसे सेना की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान की जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में सेना का मिशन क्लीन जारी है। पिछले 15 दिनों में सेना ने 22 आतंकियों को मार गिराया, जबकि पिछले 24 घंटे में 9 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से 4 आतंकियों को सेना ने सोमवार को शोपियां में ढेर कर दिया। इस बारे में और जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर के पुलिस डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि हमने आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया था। 2 दिन में हिजबुल के 9 आतंकी मारे गए। इससे दक्षिण कश्मीर में लोग राहत की सांस लेंगे। अभी कल और आज के 2 दिन के ऑपरेशंस के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 3 टॉप कमांडर लेवल के लोग हैं और जिनके नाम पे गुनाहों का चिट्ठा बहुत लंबा है। दर्जनों बेगुनाह लोगों का कत्ल, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के ऊपर हमले, लोगों को डराना, धमकाना, ज़बरदस्ती लोगों के घरों में घुसना, इस तरह की बहुत सारी इल्ज़ामात की फ़हरिस्त उनके ख़िलाफ़ है, जिसके चलते मैं जो समझता हूँ कि उस खित्ते में, ख़ास तौर पे साउथ कश्मीर में जहाँ पर जो ऑपरेशंस हुए हैं, लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। वहीं इसके साथ ही डीजीपी ने बताया कि हाल ही में 6 शीर्ष कमांडर समेत 22 आतंकवादी मारे गए। हाल ही में नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम कर दिया गया था। पुलवामा में एक आतंकी साजिश को भी सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। आतंकवादी आईईडी हमलों को अंजाम देने के फिराक में थे। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने आवाम को, बेगुनाह लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है। बहुत सारे लोगों को ये इल्ज़ाम देते हुए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सोर्स हैं, उनको मारा गया। वहीं डीजीपी ने बताया कि 4 आतंकियों के अलावा सेना ने रविवार को 4 जून को राजौरी में 1, 3 जून को पुलवामा में 3 और 2 जून को तराल में 2 और 1 जून को नौशेरा में 3 आतंकियों को ढेर किया था। ये 22 आतंकियों का ख़त्म होना, जिसमें ज़्यादातर 18 लोग जो हैं वो साउथ कश्मीर के 3 जिलों से हैं, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अवंतीपुरा का एक केस। ये समझ लीजिए कि 18 टेररिस्ट का उस एरिया से निकल जाना, ख़त्म हो जाना, लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की बात है, क्योंकि लोग इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ जम्मू के एरिया में राजौरी पुंछ में 2 ऑपरेशन हुए, जिसमें 3 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हुए नौशेरा सेक्टर में राजौरी में मारे गए, जिसकी आर्मी की तरफ से बाद में डिटेल हमारे साथ शेयर की गई और उनका असला अम्युनिशन जो पकड़ा वो भी पुलिस के हैंडओवर किया गया। वहीं इसके साथ ही डीजीपी ने बताया कि सर्दियों में भी पीओके में आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय रहते हैं। पाकिस्तान अलबद्र आतंकी समूह को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना इन आतंकी संगठनों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या घट रही है। पाकिस्तान की हरकतें दुर्भाग्यपूर्ण।
इसके साथ ही डीजीपी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोरोना से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक को प्रायश्चित कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि कई आतंकवादी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि वो लोगों में संक्रमण पहुंचा सकते हैं। हम नजर रखे हुए हैं। अभी तक ऐसी कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई। नहीं, इस तरह की चीज़ कुछ सामने नहीं आई। ऐसी रिपोर्ट्स जरूर थी कि टेररिस्ट खुद कोरोना से अफेक्टेड हैं। पाकिस्तान से जो कॉल आई थी किसी ट्रेनिंग कैंप से, उसमें बताया गया था कि जहां कैंप्स के अंदर कोरोना का कहर इस वक्त पनप रहा है, चल रहा है और उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है। हम ये भी समझ के चल रहे थे कि कोरोना का ट्रांसमिशन टेररिस्ट के जरिए भी सिविल सोसाइटी के अंदर हो सकता है, क्योंकि जगह जगह पनाह लेते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। तो वो एक चीज़ है जिसके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं और पाकिस्तान की जनसंख्या के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान में हर रोज करीब 5000 नए मामले भी सामने आ रहे हैं और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान अपने देश में कोरोना संकट से लड़ने की बजाय आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाने में लगा है। हालांकि भारतीय सेना जब चाहे पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है और पाकिस्तान में घुसकर बड़ा हमला कर सकती है, लेकिन दुनिया भर में फैले कोरोना संकट को देखते हुए भारत किसी भी देश के साथ तनाव पैदा नहीं करना चाहता। हालांकि पाकिस्तान की यह हरकतें काफी कायराना है और भारतीय सेना किसी भी घुसपैठ और ऊंची हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट, ANP न्यूज। देश में अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही लोगों को कई राहतें भी मिली हैं। लेकिन सबसे ज्यादा राहत जिन लोगों को मिली है वो है दिल्ली से सटे शहर। जी हां, अनलॉक के दूसरे चरण के साथ ही दिल्ली बॉर्डर खोल दिए गए हैं और इस दौरान फरीदाबाद में इसका असर कैसा रहा है, इस रिपोर्ट में आप जानिए। अनलॉक 1.0 का दूसरा फेज सोमवार से शुरू हो गया है। इसी बीच दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पाबंदी खत्म हो गई है। दिल्ली से लगते गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ की सारी सीमाएं खोल दी गई हैं। दिल्ली पुलिस अब आने जाने वालों की कोई चेकिंग नहीं कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के भी सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद से रोजाना सैकड़ों लोग दिल्ली आते हैं। इसमें नौकरी पेशा और बिजनेसमैन दोनों तरह के लोग शामिल हैं। लॉकडाउन के बाद दिल्ली के सारे बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। कुछ दिन दिल्ली की तरफ से बॉर्डर खोल दिए गए थे, लेकिन बाद में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण बॉर्डर को फिर से बंद कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच अनलॉक 1.0 के दूसरे चरण में फरीदाबाद के लोगों को क्या कुछ राहतें मिली हैं, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता पूजा शर्मा ने। दिल्ली सरकार के निर्णय के बाद आज दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर खोल दिया गया है और ANP न्यूज की टीम आज ग्राउंड जीरो पर आपको रिपोर्ट दिखा रही है कि आप देखेंगे कि सुचारू रूप से आवागमन, किसी तरह का कोई ट्रैफिक जैम की स्थिति नहीं है, वाहनों की कतारें नहीं लगी हुई हैं और व्यवस्था जो है पूरी तरह से मेंटेन है। कोई पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहा है। फरीदाबाद के लोगों के लिए काफ़ी राहत की खबर है, क्योंकि अनलॉक 1 में जो भी रियायतें दी गई हैं वो रियायतें जो हैं उसको उन रियायतों से फरीदाबाद को महरूम रखा गया है, क्योंकि फरीदाबाद में जो कोरोना पॉजिटिव है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में धार्मिक स्थल जो आज से हरियाणा के अन्य जिलों में खुले हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, वो भी आज फरीदाबाद में बंद रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी राहत की खबर आज फरीदाबाद के लोगों को मिली है कि फरीदाबाद के लिए दिल्ली बॉर्डर खोल दिया गया है और सावधानी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि फरीदाबाद में काफ़ी मामले दिल्ली से आ रहे थे। तो ऐसे में अब और अधिक आसार है मामले बढ़ने के, तो लोग विशेष एहतियात के साथ यदि दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो ही स्वयं को सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि
स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है फरीदाबाद में। तो ऐसे में यदि मामले और अधिक बढ़ते हैं दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री के कारण, तो हालातों पर काबू पाना और अधिक मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि ये जो छूट दी गई है फरीदाबाद में, जो बॉर्डर सील होने के बाद उसे खोलने को लेकर, शायद उसे भी वापस ले लिया जाए। तो यह निर्णय हरियाणा सरकार का बरकरार रहे, इसके लिए हर व्यक्ति जो है अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, अनावश्यक रूप से बाहर निकले, क्योंकि सरकार ने बेशक राहत दे दी है लेकिन कोरोना ने किसी को राहत नहीं दी है। तो ऐसे में हमें और अधिक जो है प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रिकॉशंस के द्वारा ही हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। कैमरा पर्सन सत्तन के साथ ANB न्यूज़ के लिए पूजा शर्मा, फरीदाबाद। दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल अब केवल दिल्ली के लोगों का ही इलाज कर सकेंगे। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले पर सियासत भी गर्माती दिख रही है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 29,000 भी क्रॉस कर चुकी है। इस बीच दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल अब केवल दिल्ली निवासियों का ही इलाज कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अब इससे जुड़ा विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया। हालांकि इन अस्पतालों में बाहर के लोगों के लिए भी ट्रांसप्लांटेशन, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा सड़क दुर्घटना, एसिड अटैक आदि में घायल दिल्ली से बाहर के लोग भी इन अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे। वहीं अगर इन अस्पतालों में दिल्ली वासी इलाज करवाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इलाज करवाने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी उनमें वोटर आईडी, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस का करंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात हो सकते हैं। इसके अलावा संबंधित मरीज या उसके किसी परिजन के नाम का पानी, बिजली, फोन या गैस कनेक्शन का बिल, संबंधित मरीज के पते पर आया डाक विभाग से प्राप्त कोई डाक, नाबालिग के मामले में उसके अभिभावक के नाम का कोई भी उपयुक्त कागजात और 7 जून 2020 से पहले बना आधार कार्ड मान्य होगा। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अति दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पूरे देश से लोग अपने जरूरी कामों के लिए आते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अचानक से बीमार पड़ जाता है तो उसको ये कहकर कि वो दिल्ली का नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार उसका इलाज नहीं होने देगी, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र को इसमें जरूर दखल देना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 29,000 भी क्रॉस कर चुकी है और रोजाना 1,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना के इसी बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राज्य में दिल्ली के ही लोगों के इलाज के आदेश दिए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले का अब तक राजनीतिक पार्टियां विरोध ही कर रही हैं। अब देखना होगा सरकार अपने इस फैसले को आने वाले दिनों में कैसे लागू करवा पाती है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। देश में अनलॉक 1 के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस चरण में सरकार की ओर से क्या कुछ राहत दी गई है, इस रिपोर्ट में जानिए। अनलॉक 1.0 के तहत सोमवार को दिल्ली के साथ समूचा NCR बदला बदला सा नजर आया। सोमवार सुबह मंदिर खुले तो 9 बजे मॉल भी खुल गए।
इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह से सील दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर को भी सोमवार की सुबह से खोल दिया गया। इसके बाद यहां पर यातायात सामान्य हो गया। ऐसे में अब उन लोगों को बड़ी राहत मिली जो दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में नौकरी या कारोबार करते हैं। आइए जानते हैं अनलॉक 1.0 के तहत सोमवार से दिल्ली में क्या खुला और क्या फिलहाल बंद रहेगा। ये चीजें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट, मॉल्स, धार्मिक स्थल जिनमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा है, नई दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर, ये सभी चीजें खुली रहेंगी। इन चीजों के खुलने पर रहेगा प्रतिबंध। होटल, बैंकेट हॉल, दिल्ली मेट्रो, स्पा, जिम सेंटर, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ये सभी चीजें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। करना होगा इन नियमों का पालन। शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। बिना मास्क वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अमूमन गुरुद्वारों में सिर को कपड़े से ढककर जाना पड़ता है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते गुरुद्वारे में रखे कपड़े सिर पर ढकने के लिए नहीं मिलेंगे। दिल्ली के सभी गुरुद्वारों में प्रवेश करने पर ही हाथ और पैर धोने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वो सिर पर ढकने के लिए कपड़ा अपने साथ लेकर आएं। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोगों से अपील की गई कि वो नमाज के लिए वजू घर के ही करके मस्जिद में पहुंचे। मस्जिद और मदरसे में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोग शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मास्क लगाकर नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद में रखे गए कुरान और दूसरी चीजों को छूने के लिए मना किया गया है। मंदिर में मूर्तियों को हाथ लगाने की मनाही है। प्रसाद का भी वितरण नहीं होगा। कोरोना जैसी महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था तो मंदिर प्रशासन या कहें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी बंद थे और सभी काम धंधे बंद थे। लोग बाग अपने घरों में बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं जब अब 5वां लॉकडाउन चलाया गया तो 5वें लॉकडाउन के अंदर यानी सीधे सीधे कहें तो अनलॉक किया गया है। अनलॉक के अंदर सरकार ने मंदिर प्रशासन या फिर कहें मंदिरों को खोलने की जो कवायद की है वो कहीं ना कहीं या लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई थी वो देखना होगा किस तरीके से जुड़ी हुई थी। ये लोग बाग किस तरीके से मंदिरों के अंदर अब आना शुरू हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ हनुमान जी मंदिर के जो यानी कनॉट प्लेस के जो अंदर जो हनुमान जी मंदिर है उसके पुजारी खड़े हैं हमारे साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मंदिर को साफ़ किया गया है, मंदिर को सैनिटाइज़र किया गया है और जो लोग भक्तजन मंदिरों के अंदर आ रहे हैं तो उनकी आस्था जो है वो किस तरीके से बरकरार है अभी भी। सर, आप कहना चाहेंगे मंदिर के प्रशासन है यानी कि सैनिटाइजर वगैरह किया गया है ये किस तरीके से किया गया? देखिए, सैनिटाइजर वगैरह हमारा प्रॉपर जब से लॉकडाउन भी था हम प्रॉपर अपना सैनिटाइजेशन कर रहे थे और हमारी व्यवस्था जैसे लोग श्रद्धालु जैसे आज से मंदिर गवर्नमेंट सरकार ने मंदिर खोल के आदेश दे दिए हैं। हम लोग पहले अपने तैयार हैं। लोग हमारे पहले आने से पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, फिर सैनिटाइजर टनल लगा रखा है हमने, उसमें सैनिटाइज हो रहे हैं, फिर हैंड सैनिटाइजर लगा रखा है। कुछ दूरी पे हमने सैनिटाइज की व्यवस्था कर रखी है कि उस संक्रमण से बचा जाए। और लोगों की आस्था हनुमान भगवान के प्रति बहुत है क्योंकि 2.5 महीने से लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लोग भगवान के प्रति आ रहे हैं दर्शन करने क्योंकि इस विश्व महामारी के अंदर हमें संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी बचा सकते हैं क्योंकि लोगों की आस्था है इससे। तो लोग अपना प्रसाद भोग प्रसाद लेके आ रहे हैं, अपनी आस्था के अनुसार हनुमान जी को दूर से प्रसाद दिखा रहे हैं और अपना दर्शन करके हनुमान जी का भोग लगा के अपने हाथ से टीका लेके। इनमें महंत पुजारी जो भी हैं वो अंदर प्रसाद का कोई वितरण नहीं कर रहे। लोग स्वयं अपना प्रसाद का भोग लगा के यहाँ से मंदिर में घंटे वगैरह हमने ऑलरेडी बंद कर दिए गए। हमारे मंदिर में जल का अभिषेक वगैरह नहीं हो रहा।
हम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसी से प्रॉपर पालन कर रहे हैं। देखिए हमारी भी आस्था यही है कि हम भी यही कहेंगे लोगों से कि भाई जिस तरीके से भी हो, किसी भी तरीके से हो, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के साथ साथ हो, और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको फॉलो करने के साथ साथ हनुमान जी की जो आस्था है, यानी कि जो लोगों के अंदर जो हनुमान जी के लिए आस्था है वो बरकरार रहे। कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से वो आस्था बरकरार रहती है। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। चलिए, क्या बोलती दुनिया में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। पहला मंच जो डांस के दीवानों के लिए बनेगा एक नई मिसाल। उस मुकाम पर गूंजेगी बस एक ही आवाज। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं खास मकसद के लिए, और जब लॉकडाउन में घर बैठे ये अपना हुनर दिखाते हैं तो इतिहास रचते हैं। अगर आप में भी है इसी तरह का हुनर तो अपलोड कीजिए अपना 1 मिनट का वीडियो ANB न्यूज के डिजिटल ऑडिशन में, और 25 जून तक सबमिट कीजिए अपना ऑनलाइन ऑडिशन वीडियो 7888497078 पर। हुनरबाज ऑफ ANB न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हेडलाइंस के बाद सीधा रुक कर लेते खबरों का। भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी है कि हालात को बिगड़ने ना दिया जाए। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कह दिया है कि दोनों देश सीमा पर शांति और ये दायित्व बनाए रखने के लिए भी सहमत हुए हैं। और भारत और चीन के सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता शनिवार को चुशूल और मोल्डो इलाके में करीब 6 घंटे तक यह चली थी, और इसके बाद भी चीन अप्रैल पर्व स्थिति में अपने